हेलो दोस्तों, आज हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का परफॉर्मा देखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। किस तरीके से हम उसका परफॉर्मा होता है और उस एक्टिविटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हम उन एक्टिविटी को लिखते हैं जो कि हमारी बिजनेस की मेन एक्टिविटी होती है। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है और इस कंपनी का काम है कार मैन्युफैक्चरिंग करना। तो कार मैन्युफैक्चरिंग से जो कैश जनरेट हुआ उसकी एंट्री हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर मेंशन करेंगे। ओके, तो इसका परफॉर्मा लिख लेंगे पहले, उसके बाद फिर हम आगे आगे देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप भी एक लाइन खींच लीजिए, आप भी साथ के साथ करते रहिए। ठीक है, इसके बाद ये पार्टिकुलर्स। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये कभी भी गिवन नहीं होगा आपको, इस चीज को आप लिख लीजिए, ऑलवेज नीड टू फाइंड। यहाँ लिख लीजिए नॉट गिवन, कभी भी गिवन नहीं होगा, आपको हमेशा इसको फाइंड करना होगा। ठीक है, इसके बाद हमें ऐड करना है, आप अभी लिखते रहिएगा, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। आपको ऐड करना है इसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस को। इसके अंदर कुछ एक्सपेंसेस आते हैं जिन्हें मैं लिखवा देता हूं आपको, आप लिख लीजिए। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, उसके बाद डेप्रिसिएशन, उसके बाद रिटर्न ऑफ वैल्यू, रिटर्न ऑफ एनी इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर, डिवेंचर्स। ठीक है, उसके बाद लिखिए शेयर इशू एक्सपेंसेस, अगर कोई है हमारे तो उसको भी हम इधर ही मेंशन करेंगे। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी एसेट को बेचते वक्त हमें लॉस हुआ तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, इन सारी फिगर को हम यहाँ पे लिखते थे। वैसे ठीक है, ये सारी फिगर को यहाँ पे मेंशन कर देना होता है। सबसे पहले हमें लिखना होता है नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, हेडिंग होती है। इसके अंदर ये सारे नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस होते क्या है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि
कंपनी के लिए खर्चे तो हैं, बट उनकी जो कि कंपनी के लिए खर्चे तो हैं, जो कि कंपनी के लिए खर्चा तो हुआ है, बट वो कार मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा नहीं है, वो कार मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चा नहीं है। जैसे कि ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, और अगर और एक्सपेंसेस की बात करें तो सैलरी दे दिया, ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आता है। अगर और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो हमने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दे दिया, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। खर्चे तो हैं कंपनी के, पर ये रेगुलर खर्चे नहीं है या फिर हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से डायरेक्ट रिलेट नहीं करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस है, क्योंकि डेप्रिसिएशन सिर्फ एसेट्स की वैल्यू को डाउन करता है, इसके लिए हम किसी को भी पेमेंट नहीं करते, तो यानी कि नॉन कैश है, मतलब इसके लिए हम कैश की कोई पेमेंट नहीं कर रहे, बट कंपनी के लिए खर्चा है। फिर रिटर्न ऑफ एनी इंटेंजेबल एसेट, यानी कि कोई भी इंटेंजेबल एसेट, फॉर एन एग्जांपल गुडविल, उसकी वैल्यू में डिक्रीज आना, उसको भी हम अंडर द हेड ऑफ नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस लिखते हैं। बट अगर इसको स्पेसिफिक करा जाए तो ये नॉन कैश एक्सपेंसेस का पार्ट होगा। फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर, जो कि प्रेफरेंस शेयर होते हैं और जो डिवेंचर होता है उनके ऊपर जो प्रीमियम पे किया जाता है, वो हमारे लिए एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। उसके बाद शेयर इशू एक्सपेंसेस और फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। ये सारे पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ यही बेसिकली चीजें हैं जो कि नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल हुई है। इसके बाद हम चेक करते हैं, इसके बाद हमको लेस करना होता है, यहाँ पर लिखते हैं लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। जिस तरीके से हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, इसी तरीके से हमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से इनकम आते हैं? रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। कोई भी इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है हमें तो उसको भी मेंशन कर देंगे। और एक और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, उसको भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर इन सब का टोटल यहाँ पे मेंशन है। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट निकालना होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद हमको ऐड करना होता है नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, जो कि इस बुक्स के अंदर बेसिकली यही है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड, और ये सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमको ऐड करना होता है। उसके बाद हमको लेस करना होता है जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब ये होता है कि जो कि हमारी इनकम तो है, कंपनी के लिए एक रेवेन्यू तो है, बट वो उसका जो कहा जाए डायरेक्ट रिलेशन उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं, यानी कि वो जो रेवेन्यू या फिर जो पैसा आ रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं आ रहा है, अदर सोर्सेज से वो पैसा कंपनी के अंदर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जब हम इतना सॉल्व कर लेंगे तो हमको एक यहाँ पे एक हेड मिलेगा जिसको हमें लिखना होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया है, बट वर्किंग कैपिटल के अंदर भी कोई चेंज नहीं आया, मतलब वर्किंग कैपिटल के अंदर जो भी चेंजेस आए उसको भी हमने मेंशन नहीं किया। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब क्या है? तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब बेसिकली ये है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। वर्किंग कैपिटल का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अकाउंटिंग रेशियो के अंदर, कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अभी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की हमने जो भी इसके अंदर चेंजेस आए हैं इस साल कंपनी के अंदर, उसके अंदर अभी जो भी उसके अंदर इफेक्ट हुए हैं, अभी उसके इफेक्ट को हमने शो नहीं किया बिना इनके इफेक्ट के। यानी कि करंट एसेट बढ़ गई हमारी मान लीजिए 5000 से और करंट लायबिलिटी बढ़ गई हमारी 7000 से, हमने अभी इनके इफेक्ट को शो नहीं किया। कहाँ पे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। तो अभी बिना उसको शो किए
हमारा ये आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे एक हेड आएगा, एड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक है नहीं, तो ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी देख लेंगे। तो इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर इसका अपोजिट को हम लेस कर देंगे। इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ अभी आपको, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है, तो इनके पीछे का लॉजिक क्या, हम ऐड क्यों करते हैं, अगर कोई भी करंट लायबिलिटी बढ़ती है या फिर कोई भी करंट एसेट घटती है। तो मैं बताता हूँ इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि मान लीजिए मेरा लोन है या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट 2 ईयर का डाटा ले लिया मैंने यहाँ पे, 1 मिनट, 20,000 22,000। ठीक है, ये 19 का डाटा है, ये 20 का डाटा है, और ये 25,000 28,000। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरा लोन अभी करंट ईयर यानी कि 20 में 22,000 का, प्रीवियस ईयर में 20,000 रुपीज़ का है, यानी कि मेरा लोन घट गया है। तो इसका मतलब इसकी प्लेसिंग कहाँ होगी, 22,000 था 20,000 हो, सॉरी 20,000 था 20,000 से 22,000 हो गया, यानी कि इंक्रीज हुआ है मेरे लोन में, तो यानी कि इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो इसकी प्लेसिंग सिंपली हम यहाँ पे कर देते हैं। अच्छा, इसका ये इंक्रीज होता कैसे है, क्वेश्चन ये है। तो इसका बेसिक लॉजिक ये है कि मान लीजिए ये है कोई श्यामू, ये है श्यामू। ठीक है, इसको स्टॉक परचेज करना है, इसको स्टॉक परचेज करना बहुत सारा। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक परचेज करना, जो कि 2 लाख रुपए का। ठीक है, बट इसने क्या करा, इसने इस स्टॉक को क्रेडिट पे परचेज कर लिया। ठीक है, क्रेडिट परचेज। इससे हुआ क्या, ये जो 2 लाख रुपए का कैश था बिजनेस के अंदर, अगर कैश में पेमेंट होती, अगर बैंक के थ्रू पेमेंट होती, तो ये कैश या फिर ये अमाउंट हमारे सेलर के पास चला जाता, जो कि यहां पे नहीं गया, क्योंकि हमने क्रेडिट में परचेज कर लिया, तो ये कैश हमारे पास है। तो इसलिए अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती है, यानी कि हम जब कोई भी स्टॉक क्रेडिट में खरीदेंगे या फिर हम किसी की भी पेमेंट नहीं करेंगे या फिर लोन लेंगे जिससे करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, तो उससे हमारे बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल जनरल एंट्री की बात करें तो हमने बैंक लोन लिया, बैंक लोन क्या है, एक करंट लायबिलिटी। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री ये तो होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, तो इस बात को ये क्लियरिफाई कर रहा है कि यहाँ पे हमारी कैश या फिर बैंक इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए हम इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड करते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर हमारे पास कैश का इनफ्लो हो रहा है, इसलिए हम उसको ऐड करते हैं। और इसका अपोजिट इसलिए लेस करते हैं क्योंकि मान लीजिए अगर हमने किसी की लोन की पेमेंट कर दी तो हमारे बिजनेस से कैश कम हो जाता है, इसलिए हम उसको लेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक लेस कर देंगे टैक्स पेड। ठीक है, यहाँ पे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है जिनको ध्यान से लिखिएगा। नंबर 1, टैक्स पेड के अंदर बहुत सारी केसेस होते हैं अलग अलग। एक केस होता है रिफंड का, नेट रिफंड का, वो हम देखेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समटाइम कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रीवियस ईयर का ही कंसिडर कर लिया जाता है। ये सीबीएसई की अजम्पशन है। ठीक है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो टैक्स का अमाउंट यहाँ पे लेस कर देते हैं और इनको लेस करते हैं। ठीक है, इसके बाद ऐड करते हैं अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम बेसिकली वो होता है जो हमारे बिजनेस से ना जनरेट हो। फॉर एन एग्जांपल हमें कोई इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया तो हमारे लिए वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम अगर कोई है तो, इफ एनी, कोई कंपलसरी नहीं हो कि हुई,
अगर कोई है तो हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसका अपोजिट लेस कर देंगे अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है तो, ठीक है। एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर ये भी कोई गिवन है तो इफ एनी, ठीक है। इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान से लिखिएगा, बस खत्म होने वाला है। यहाँ पे कैश, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अब हमारा कैश फ्लो आ गया किससे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अच्छा, मैंने अब ये क्यों बनाया? अगर कैश फ्लो हमारा पॉजिटिव आता है तो हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, बट अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या करना है? नेगेटिव आ जाए तो क्या करना है? तो हमें यूज्ड इन का प्रयोग करना है उस कंडीशन के अंदर, ठीक है। और ये वाली जो फिगर होगी उसको हम ऐसा ब्रैकेट के अंदर शो कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा परफॉर्मा था, किस तरीके से कैश फ्लो के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी को शो करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कभी भी गिवन नहीं होगा। तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इसको अब देख लेते हैं। इसके लिए एक वर्किंग नोट की प्रिपरेशन करनी होती है हमें, उस वर्किंग नोट को देख लेते हैं, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम इसको ऐड ही क्यों करें, इसको लेस भी तो कर सकते हैं। तो ऐड करने का यहाँ पे सिंपल सा, अगर मैं आपको लॉजिक समझाना चाहूँ तो इसके लिए थोड़ा आपको क्लास 11th पे ले जाना पड़ेगा। ऐड हम इसलिए करते हैं क्योंकि, मैं बताता हूँ, जब हम क्लास 11th में थे, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, तो हमने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था। क्लास 11th का बता रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था हमने, ठीक है। यहाँ पे हम डेबिट करते थे और यहाँ पे हम क्रेडिट करते थे। यहाँ पे क्या करते थे? हम सारे एक्सपेंसेस को डेबिट कर देते। मान लीजिए जैसे डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन लिख लिया, और जैसे कि डेप्रिसिएशन या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। इसके बाद डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, या फिर हमने कोई इंटरेस्ट पेड किया उसको लिख लिया, ठीक है। तो अब ये मैंने ये सारे पे किए, या फिर मान लीजिए फिगर लिए 2000, 3000, 4000, ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या होता था? ग्रॉस प्रॉफिट, उसको भी मेंशन कर देता हूँ पहले। ग्रॉस प्रॉफिट इज टू बी ₹10,000, ठीक है। अब अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूँ कि मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आएगा। नेट प्रॉफिट इज टू बी, कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना आएगा। यहाँ पे 10,000 है, 10,000 इसमें से 3 2 5 5 5 4 9, यानी 1000 का आया है। बट ये तो प्रॉफिट है हमारा एक्चुअल, दिस इज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बट दिस इज नॉट अ एक्चुअल पोजीशन ऑफ कैश फ्लो। इसके पीछे का कारण ये है कि मान लीजिए जैसे मैंने डेप्रिसिएशन दिया, जब मैंने डेप्रिसिएशन दिया तो क्या मेरा कैश गया? नहीं। जब मैंने लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट किया तो मेरा कोई कैश गया? नहीं। या फिर इंटरेस्ट पेड किया तो मेरा कैश गया, ठीक है, गया। इंटरेस्ट पे किया तो मेरा कैश गया। बट हम इसको इसलिए लेस करेंगे क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हमने जब इंटरेस्ट पे किया तो ये हमारा बिजनेस से रिलेटेड डायरेक्ट कोई एक्सपेंस नहीं था, इसलिए हम इसको लेस कर देंगे, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक ये है, और इन दोनों के पीछे का लॉजिक ये है कि हमने इसको कैश के फॉर्म में पे ही नहीं किया, पर हमने फिर भी इसको लेस करके अपने प्रॉफिट के अंदर ये दिखाया कि सिर्फ हमारे पास 1000 रुपए का प्रॉफिट है। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हमने जब इस प्रॉफिट को लिखेंगे यहाँ पे, अब इसी प्रॉफिट को हमें क्या करना होता है? यहाँ पे मेंशन करना होता है 1000 रुपीज को। तो हम इसलिए इसको ऐड कर देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कैश पे ही नहीं किया। जब हमारा डेप्रिसिएशन लगा तो हमने कोई कैश पे ही नहीं किया, या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ तो हमने कोई कैश पे ही नहीं किया। तो यानी कि बिजनेस के अंदर इतना कैश अभी भी सस्टेन कर रहा है, यानी कि बिजनेस के अंदर अभी भी उतना कैश है। तो इसलिए हम उसको ऐड बैक कर देते हैं कि जो हमने डिवेंचर दिया या फिर डेप्रिसिएशन दिया उसको हम ऐड बैक करके इस बात को शो कर देते हैं कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट के अंदर उसको ऐड करना होगा, क्योंकि उसको हमने गलती से नहीं, उसको क्योंकि हमने वो नॉन कैश एक्सपेंस को ऑलरेडी हम एक बार माइनस कर चुके हैं, तो उसको ऐड करके हम दोबारा बैलेंस करते हैं, ठीक है। अगर हम किसी चीज को एक बार गलती से माइनस कर देते तो अकाउंटिंग का नियम होता है उसको ऐड करके या फिर लेस करके उसको बैलेंस कर दें। तो ये रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग इनकम लेस क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि हमें सिर्फ यहाँ पे उन्हीं बातों का जिक्र करना है जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है।
तो हम रेंट से जो हमारी इनकम है उसको हम इसलिए, या फिर डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, फिर लॉस ऑन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ, इसलिए उसको शो नहीं करते क्योंकि ये हमारी अदर्स इनकम है, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनकम जनरेट नहीं हुई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड इसलिए करते हैं, या फिर डिक्रीज इन करंट एसेट को लेस ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक है सिंपल सा, क्योंकि अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो बिजनेस के अंदर कैश आएगा, तो इसलिए हम उसको ऐड करते हैं क्योंकि कैश फ्लो बढ़ रहा है। और करंट एसेट डिक्रीज होगी तो उससे कहीं ना कहीं इस बात का हमें हिंट मिल रहा है कि बिजनेस के अंदर कैश बढ़ा है। कैसे, इस बात को पूछ सकते हो कि कैसे। अभी मान लीजिए मेरी इन्वेंट्री पिछले साल, इन्वेंट्री यहां पे समझाता हूं आपको, मेरी इन्वेंट्री 20,000 की थी, जो कि इस साल करंट ईयर में इन्वेंट्री वैल्यू 18,000 की है। इसका मतलब मैंने करंट एसेट पे पिछले साल से 2,000 रुपए कम निवेश किया है, यानी कि अपनी इन्वेंट्री पे पिछले साल से इस बार कम 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया या फिर खर्च किया, एक्सपेंस किया। तो ये जो 2,000 रुपए ये कहीं ना कहीं मेरी कैश को ये दर्शा रही है कि मेरा कैश इससे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको भी यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ये पूरा एक परफॉर्मा हो गया, जिसके अंदर सबसे पहले हम नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस को देखते हैं, फिर लेस कर देते हैं, और फिर किसी भी करंट लायबिलिटी के अंदर अगर एसेट इंक्रीज हुई है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है या फिर एसेट, कोई करंट एसेट डिक्रीज हुआ है, उसको हम लेस करते हैं। फिर ठीक इसका अपोजिट कर देते हैं लेस करते वक्त कि करंट लायबिलिटी अगर हमारी डिक्रीज हुई है तो हम उसको लेस इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमारे बिजनेस से कैश जा रहा होता है, और कोई करंट एसेट बढ़ती है तो भी हम इसलिए उसको लेस करते हैं क्योंकि जब हम किसी भी एसेट को एक्वायर करते हैं तो उसके बदले हमें उसको कैश देना पड़ता है। ठीक है, टैक्स पे करते हैं क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो उसके ऊपर हमें टैक्स को दिखाना होगा, और ये बाकी चीजें जो है यहाँ नेट रिफंड और समटाइम प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर, इसको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, वो इनकम जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि कोई भी इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, इसके अंदर वो एक्सपेंसेस हो गए जो हमारे बिजनेस से डायरेक्ट रिलेट नहीं करते। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अब इसके अंदर क्या है, हमारा आंसर गलत आ सकता है अगर ये वाली वैल्यू गलत आ जाए हमारी, अगर ये वाली वैल्यू अगर हमारी गलत आ गई तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो इस वैल्यू को किस तरीके से फाइंड करते हैं, अब हमें इसको सीखना होगा, तो इस पे आप कंसंट्रेशन करके सीखिए। ठीक है, वर्किंग नोट के अंदर सबसे पहले हमें जो प्रॉफिट दिया होता है वो उसको लिखना होता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, तो इसका रूल होता है, इसको लिख लीजिए, जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा, ठीक है, माइनस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस के साथ, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। इसके अंदर प्लस कर देते हैं ट्रांसफर ऑफ रिजर्व। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व, इसमें भी सेम ही रूल अप्लाई है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, इसके बाद प्लस करते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, प्रपोज्ड डिविडेंड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए ध्यान से। तो क्वेश्चन आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कभी कभी करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर दोनों ईयर का दे देता है, और हम गलती से करंट ईयर का ले लेते हैं, तो इसको लिखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर का ही लेना है। ठीक है, इसके बाद फिर से हमें ऐड करना है इंटरिम डिविडेंड अगर हमने कोई पे किया है। ठीक है, या फिर कोई हमने फाइनल डिविडेंड पे किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पेड वर्ड होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। तो इसको पेड वर्ड को ब्लॉक कर लेना है और फाइनल डिविडेंड को भी। ठीक है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, ये करंट ईयर का लेना होता है। वैसे इसका एक हम प्रॉपर एडजस्टमेंट अकाउंट समझेंगे आगे जब इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो इतना आपको चिंता होने की
चिंता या फिर होने या फिर चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे लिख लीजिए नेट ऑफ रिफंड। इसका मतलब क्या है हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर समझेंगे, ठीक है। ऐड कर दीजिए अगर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है तो। इफ एनी, ठीक है। और लेस कर दीजिए अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, इफ एनी, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, जो जो गिवन होता है हम सिर्फ उन्हीं की वैल्यू को पुट करके अपना आंसर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकाल लेते हैं। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और लिख लीजिए आप कि आपको क्लोजिंग माइन यहाँ पे क्लोजिंग और ओपनिंग के अंदर प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे शॉर्टकट के अंदर। क्लोजिंग का मतलब होता है करंट ईयर, ठीक है। ओपनिंग का मतलब होता है प्रीवियस ईयर। सी से क्लोजिंग, सी से करंट ईयर, और ओपनिंग के अंदर पी आता है तो पी से प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा वर्किंग नोट हो गया। अब ये जो आंसर आता है उसकी प्लेसिंग हम यहाँ पे करते हैं, और उसके बाद हम फिर इन सारी चीज़ों की प्लेसिंग करके फिर हम अपना कैश फ्रॉम यूज्ड इन या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से फाइंड करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशन को समझेंगे, किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तब तक के लिए आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।